इस मैप को देखें। हम में से ज्यादातर लोगों का यह मानना है कि दुनिया में जो 7 कॉन्टिनेंट है उसमें से ऊपर के 6 कॉन्टिनेंट जो है नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, ओशिनिया और एशिया जो है वो इंसानों के रहने लायक है। और 7वां कॉन्टिनेंट जो है ये नीचे वाला अंटार्कटिका वो रहने लायक नहीं है। हमारी स्कूल, कॉलेज और हमारी सरकारें हमें यही कहते हैं कि अंटार्कटिका में कोई इंसान नहीं रह सकता। लेकिन दुनिया के किसी भी देश के व्यक्ति को अगर अंटार्कटिका घूमने जाना हो तो उससे दुनिया के किसी भी देश की सरकार परमिशन नहीं देगी। हाँ, क्रूज के जरिए सिर्फ किनारों पर घुमाया जाता है, वो बात अलग है। बाकी आप अंटार्कटिका के अंदर नहीं जा सकते क्योंकि यहाँ पर इंसानों का जाना प्रतिबंधित है। लेकिन क्यों, तो आगे विस्तार से जानेंगे इस बारे में। अब इस इमेज को देखें। साल 1940 में यानी दूसरा विश्व युद्ध खत्म होने के तुरंत बाद अमेरिका ने एक ऑपरेशन किया था, ऑपरेशन हाई जंप। ये उसकी इमेज है। तो इस ऑपरेशन के तहत अमेरिका ने 14 नौसैनिक जहाज, 33 मिलिट्री विमान और लगभग 4700 सैनिकों को अंटार्कटिका भेजा था। इसमें कुछ टैंक भी थे और हथियारों से लैस एक पनडुब्बी भी शामिल थे। तो अमेरिका ने अपनी इतनी बड़ी सेना अंटार्कटिका क्यों भेजी थी जबकि वहां पर कोई इंसान तो रहता नहीं है? तो इसके जवाब में अमेरिका ने कहा कि हम एक सैन्य अभ्यास के लिए वहां पर जा रहे हैं। लेकिन बाद में एडमिरल बर्ड की जब डायरी मिली तब पता चला कि अमेरिका यहाँ पर सैन्य अभ्यास के लिए नहीं बल्कि कुछ और ही करने के लिए अंटार्कटिका में गया था। आगे विस्तार से जानेंगे इस बारे में भी। तो ऐसे ही ओरिजिनल इमेजेस और मैप के जरिए मैं आपको ऑपरेशन हाई जंप का पूरा इतिहास समझाने की कोशिश करूंगा कि अमेरिका ने ऑपरेशन क्यों किया था, इसके अलग अलग कारण क्या थे, इस ऑपरेशन के दौरान क्या क्या हुआ था, इस ऑपरेशन का नाजी जर्मनी के हिटलर से क्या कनेक्शन था, एडमिरल बर्ड कौन थे, उन्होंने अंटार्कटिका में क्या देखा था और वहां पर एडमिरल बर्ड की मुलाकात किन लोगों से हुई थी, और इसके बाद अमेरिका ने इस पूरी घटना को इतिहास से क्यों गायब करवाने की कोशिश की थी। फिर एडमिरल बर्ड की डायरी कब मिली थी, डायरी मिलने के बाद दुनिया में क्या माहौल बना था और अमेरिका आज भी इस पूरी घटना को झूठी साबित करवाने की कोशिश क्यों करता है, वो सब और इसके अलावा और भी बहुत कुछ जानने को मिलेगा आपको इतिहास के बारे में। तो वीडियो के आखिर तक मेरे साथ बने रहिए। तो सबसे पहले इस मैप को देखें। इसमें जो व्हाइट कलर में पूरा एरिया है वो है अंटार्कटिका। बाकी ये साउथ अमेरिका है, ये अफ्रीका महाद्वीप है और ये ऑस्ट्रेलिया है। मतलब अंटार्कटिका दुनिया के बाकी देशों से काफी दूर है। इस कारण यहाँ पर पहुंचना कोई आसान काम नहीं है। अब तक जो लोग यहाँ गए हैं वो कहते हैं कि आप जैसे जैसे अंटार्कटिका के नजदीक पहुंचोगे वैसे वैसे आपको बहुत सारे आइसबर्ग दिखने लगेंगे और हवाएं भी काफी तेज होने लगती है। इस कारण अंटार्कटिका की जमीन तक पहुंचने में काफी परेशानी होती है। और ऊपर से अंटार्कटिका दुनिया का सबसे ठंडा कॉन्टिनेंट है। यहाँ का तापमान -90 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। इसके अलावा अंटार्कटिका में जब बर्फ के तूफान आते हैं तो उसकी स्पीड 300 किलोमीटर प्रति घंटे तक की होती है। मतलब अगर कोई इंसान वहां तक पहुंच भी जाए तो वहां जाने के बाद भी वहां पर टिकना आसान नहीं है। इसी कारण अंटार्कटिका में हमारी जैसी कोई इंसानी सभ्यता रहती नहीं है। यहाँ पर मैंने कहा हमारी जैसी इंसानी सभ्यता, अगर हमसे कोई एडवांस सभ्यता होगी तो वो वहां पर रह सकती है। और कुछ लोग हैं हमारी इस दुनिया में जो मानते हैं कि अंटार्कटिका में हमसे बहुत एडवांस सभ्यता भी रहती है। खैर, तो इतिहास में जाकर देखें तो दुनिया को ऐसा लग रहा था कि दुनिया में सिर्फ 6 ही कॉन्टिनेंट है। लेकिन बाद में साल 1630 के दशक के अंत में डच कार्टोग्राफर हेनरिकस ओडियंस ने दुनिया का एक नक्शा बनाया, ये वाला। इसमें इन्होंने अनुमान लगाया कि साउथ पोल में भी कोई जमीन जरूर है। उस समय इन्होंने इस जगह को इनकॉग्निटा नाम दिया था। अब इनसे पहले भी कुछ लोगों ने इस जमीन के बारे में बात की थी, जिसमें सबसे पहले अंटार्कटिका के बारे में लिखने वाले एरिस्टोटल थे। अब ये इतिहास एक अलग चैप्टर है, इस बारे में फिर कभी विस्तार से बात करेंगे। यहाँ पर बस आप इतना समझिए कि 1630 में हेनरिकस ओडियंस का नक्शा आने के बाद भी पूरी 1 सदी बीत गई, लेकिन अभी तक अंटार्कटिका की जमीन पर किसी ने पैर नहीं रखा था। पर साल 1973 में कैप्टन जेम्स कुक अंटार्कटिक सर्कल को पार करने वाले पहले यूरोपीय नाविक बने। इसमें अंटार्कटिक सर्कल है, तो जेम्स कुक यहाँ तक पहुंच गए थे, यानी अंटार्कटिका से लगभग 100 किलोमीटर दूर थे ये, क्योंकि बहुत सारे आइसबर्ग देखकर और तेज हवाओं के कारण ये वापस चले आए। फिर इसके बाद साल 1821 में ब्रिटिश अमेरिकन कैप्टन जॉन डेविस भी अंटार्कटिक सर्कल तक पहुंच गए थे। लेकिन आखिर 1895 में हेनरिक बुल की टीम अंटार्कटिका की जमीन तक पहुंच गई। इसमें 6 लोग शामिल थे। इनमें से अंटार्कटिका की जमीन पर सबसे पहले किसने कदम रखा था वो आज भी एक विवाद है। लेकिन यही लोग सबसे पहले अंटार्कटिका की जमीन पर उतरे थे 1895 में। और इसी घटना के बाद अंटार्कटिका जाने की होड़ शुरू हुई। दुनिया के अलग अलग देशों से बहुत सारे नाविक अपने अपने जहाज लेकर अंटार्कटिका जाने लगे, जिसमें कुछ नाविक सफल होते थे तो कुछ असफल होते थे। और इन्हीं में से एक साहसिक नाविक थे एडमिरल बर्ड, ये उनकी इमेज है। तो इतिहास में जो सबसे फेमस नवल अफसर हुए उनमें एडमिरल बर्ड का भी नाम शामिल है। तो 25 अक्टूबर 1888 के दिन अमेरिका में इनका जन्म हुआ था। पढ़ाई लिखाई के बाद साल 1908 में इन्हें अमेरिकी नौसेना में नौकरी मिल गई। शुरुआत में अलग अलग जगहों पर काम किया और धीरे धीरे इनका पद ऊपर आ रहा था, क्योंकि अपने काम के प्रति ये वफादार थे, होनहार थे और हर चीज में खुद को सबसे पहला लाने की कोशिश करते थे। इस कारण धीरे धीरे अमेरिकी नौसेना में इनका पद ऊपर आता गया और ये प्रथम विश्व युद्ध और दूसरे विश्व युद्ध में भी लड़े थे। असल में इन्होंने अपना पूरा जीवन अमेरिकी नौसेना में बहुत ऊंचे पद पर रहते हुए बिताया था। और अमेरिकी सेना का जो सबसे बड़ा मेडल है, मेडल ऑफ ऑनर, वो भी एडमिरल बर्ड को मिला था। फिर अमेरिकी नौसेना का दूसरा सबसे बड़ा जो मेडल है, नेवी क्रॉस, ये भी इन्हें मिला था। इसके अलावा 2 नेवी सर्विस मेडल, 2 लीजन ऑफ मेरिट मेडल और एक कांग्रेशनल गोल्ड मेडल जैसे बहुत सारे मेडल एडमिरल बर्ड को मिले थे। कुल मिलाकर एडमिरल बर्ड अमेरिकी नौसेना में सबसे सम्मानित अधिकारियों में से एक थे और अमेरिका के इतिहास में यह एकमात्र ऐसे व्यक्ति है जिनके सम्मान में न्यूयॉर्क शहर में 3 टिकट परेड हुई है।
मतलब उपलब्धियां और पुरस्कारों की बात आती है तो इसमें एडमिरल बर्ड काफी आगे थे और इनके इसी जुनून और साहस के कारण ही सिर्फ 41 साल की उम्र में ये एडमिरल बन गए थे और ऐसा करने वाले भी ये पहले व्यक्ति थे। लेकिन एडमिरल बर्ड को जिस चीज के लिए सबसे ज्यादा जाना जाता है वो है उनके खतरनाक अभियान, क्योंकि इन्होंने ऐसी ऐसी जगहों की खोज की जहाँ कोई इंसान नहीं जाना चाहता था। जैसे बाकी नाविकों की तरह बर्ड भी ये जानते थे कि अभी भी दुनिया में कई ऐसी जगह है जो अभी इंसानों की पहुंच से काफी दूर है, वहाँ अभी तक किसी भी इंसान के पैर नहीं पड़े थे। जैसे नॉर्थ पोल और साउथ पोल। इसमें साउथ पोल जो है वो अंटार्कटिका में पड़ता है और नॉर्थ पोल जो है वो ग्रीनलैंड के ऊपर आर्कटिक महासागर में पड़ता है। मतलब जहाँ पर पेंगुइन पाए जाते हैं वो साउथ पोल यानी अंटार्कटिका है और जहाँ पर पोलर बियर पाए जाते हैं वो नॉर्थ पोल है। तो एडमिरल बर्ड भी इन जगहों पर जाना चाहते थे, लेकिन इसके लिए जरूरत थी बहुत सारे पैसे की। ऐसे में फोर्ड कंपनी के मालिक ने बर्ड को आर्थिक मदद की, जिसके बाद बर्ड और नौसेना के पायलट फ्लॉयड बेनेट ये दोनों पहले तो यहाँ स्वालबार्ड गए जो कि ग्रीनलैंड के पास में है। तो यहाँ से 9 मई 1926 के दिन ये दोनों नॉर्थ पोल की तरफ रवाना हुए और लगभग 15 घंटे और 57 मिनट तक की इन्होंने यात्रा की और आखिरकार ये दोनों नॉर्थ पोल होकर आए, जो कि एक बहुत बड़ी घटना थी। इस कारण जब ये दोनों वापस आए तो अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में इनकी परेड निकाली गई और इन दोनों को व्हाइट हाउस में बुलाकर दोनों को मेडल ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। तो नॉर्थ पोल तो देख लिया, अब बारी थी साउथ पोल की यानी अंटार्कटिका की, जो कि बिल्कुल अनजान जगह थी, क्योंकि अंटार्कटिका के बारे में अभी दुनिया को ज्यादा कुछ पता नहीं था कि यह कितना बड़ा है, वहाँ का मौसम कैसा है, वहाँ पर जानवर या कोई इंसानी सभ्यता है कि नहीं। इस बारे में एडमिरल बर्ड पता लगाना चाहते थे। इस कारण बर्ड ने पहले अमेरिका से फ्रांस की उड़ान भरी ताकि पता तो चले कि उनका विमान बिना रुके कितना दूर तक उड़ सकता है। और इसमें भी बर्ड को सफलता मिली, क्योंकि अमेरिका से फ्रांस तक सीधी उड़ान भरने वाले बहुत ही कम पायलट थे। ऐसे में बर्ड ने यह भी कर दिखाया, जिसके बाद बर्ड ने तय किया कि अब वो अमेरिका से अंटार्कटिका की उड़ान भरेंगे। तो साल 1928 में बर्ड ने अंटार्कटिका के लिए अपना पहला अभियान शुरू किया, जिसमें 2 जहाज और 3 हवाई जहाज शामिल थे। तो 28 नवंबर 1929 के दिन बर्ड और उनकी टीम रवाना हुई, लेकिन जैसे जैसे ये लोग अंटार्कटिका के नजदीक पहुंचे वैसे वैसे तेज हवाओं के कारण इन्हें ऊंचाई हासिल करने में कठिनाई होने लगी। इस कारण हवाई जहाजों में जो आपातकालीन सामान था वो नीचे फेंकना पड़ा और ऐसा करते करते आखिर ये टीम 18 घंटे और 41 मिनट में अंटार्कटिका पहुंच गई, जहाँ काफी समय भी बिताया इन्होंने, जिस दौरान इन्होंने जियोलॉजिकल सर्वे किया, फोटोग्राफी की और अंटार्कटिका की चट्टानों का अध्ययन भी किया, क्योंकि तब अंटार्कटिका में गर्मियों के कारण मौसम बिल्कुल साफ था। लेकिन गर्मियों के बाद यह टीम वापस चली आई, यानी यह भी एक बहुत बड़ी घटना थी अमेरिका के लिए। इस कारण तो बर्ड को 41 साल की उम्र में एडमिरल बना दिया गया और अमेरिकी नौसेना के इतिहास में सबसे कम उम्र में एडमिरल का पद पाने वाले व्यक्ति भी एडमिरल बर्ड ही थे। फिर इसके बाद साल 1933 की गर्मियों में बर्ड ने अंटार्कटिका का दूसरा अभियान शुरू किया, जिस दौरान बर्ड ने अंटार्कटिका में एक मौसम विज्ञान स्टेशन शुरू किया, जहां पर बर्ड ने लगभग 5 महीने जितना समय बिताया। लेकिन आखिर में बर्ड की हालत काफी खराब हो गई और एक वक्त पर तो यह मरने की कगार पर आ गए थे। इस कारण इन्हें वापस अमेरिका बुला लिया गया। इस पूरे अभियान का वर्णन बर्ड ने अपनी आत्मकथा एलोन में किया है। और यहाँ पर एक और जरूरी बात कि बर्ड अपना सारा घटनाक्रम अपनी एक डायरी में लिखते थे। दिन भर वो जो भी करते थे उससे वो डायरी में नोट कर लेते थे। खैर, तो बर्ड के जो दोनों अभियान थे वो बर्ड ने खुद के पैसे और कुछ बाहरी लोगों की मदद से किए थे। लेकिन साल 1939 में अमेरिकन सरकार ने बर्ड की मदद करने का फैसला किया, जिसके बाद बर्ड का तीसरा अभियान शुरू हुआ। इस अभियान में जियोलॉजी और बायोलॉजी का भी अध्ययन करना था। अब बर्ड और उसकी टीम अंटार्कटिका पहुंच भी गए और इन्होंने वहां पर काम करना भी शुरू कर दिया। लेकिन दूसरी बार 1939 में जर्मनी के लीडर हिटलर ने यूरोप में दूसरा विश्व युद्ध शुरू कर दिया। इस कारण 1940 में अमेरिकन सरकार ने बर्ड को अंटार्कटिका से वापस बुला लिया और नौसेना की जिम्मेदारी सौंप दी कि हमें किसी भी वक्त इस युद्ध में उतरना पड़ सकता है। अब उस समय जर्मनी में एक सीक्रेट सोसाइटी थी जिसका नाम थुल्लेस सोसाइटी था, ये उसका लोगो है। तो इनके लोगों का यह मानना था कि यहाँ से दूर बर्फ के ढकी एक जमीन में एक बहुत एडवांस सभ्यता रहती है, जिस बारे में दुनिया को कुछ पता नहीं है। वो सभ्यता हजारों सालों से वहाँ रह रही है। उनके पास सारी टेक्नोलॉजी और हर तरह की सुविधाएं हैं। उनके पास बहुत ही एडवांस हथियार भी है। अगर हम उनसे लड़ने जाएंगे तो हम उनका बाल भी बाका नहीं कर सकते, इतनी एडवांस सभ्यता है वो। मतलब थुल्लेस सोसाइटी का मानना था कि अंटार्कटिका में कोई एडवांस सभ्यता रहती है। दूसरी ओर जर्मनी का जो लीडर था हिटलर, वो 1930 के बाद से एक बड़े युद्ध की तैयारी कर रहा था। वो चाहता था कि उसे हर तरफ से मदद मिले। इसी कारण तो हिटलर ने अपनी एक टीम तिब्बत में भेजी थी, एक टीम नेपाल भेजी थी, ताकि कुछ तांत्रिक विधियों से वो चीजें अपने पक्ष में कर सके। ऐसे में हिटलर भी चाहता था कि अगर ऐसी कोई एडवांस सभ्यता है अंटार्कटिका में तो हम नाजी लोग उनसे संपर्क बनाएंगे और उनसे आधुनिक हथियार खरीदकर हम इस युद्ध को आसानी से जीत लेंगे। इस कारण साल 1938 में यानी दूसरा विश्व युद्ध शुरू होने के 1 साल पहले ही हिटलर ने अपनी एक टीम अंटार्कटिका भेजी। ये वही नाजी जर्मन जहाज है और ये उनमें से कुछ नाजी लोग हैं जिनके हाथों में नाजियों का फ्लैग भी है। तो इन्होंने आकर अंटार्कटिका की बर्फीली जमीन पर काफी लंबी खोजबीन की और इसमें जो लाल कलर का एरिया है उस जमीन पर नाजियों ने अपना हक भी जता दिया कि अंटार्कटिका की यह जमीन अब जर्मनी का हिस्सा है। असल में इस अभियान का नाम स्वाबेनलैंड था, जो गुप्त अभियान था। इसमें जर्मन वैज्ञानिक, इंजीनियर और थुल्लेस सोसाइटी के कुछ लोग भी शामिल थे। इन्होंने अंटार्कटिका महाद्वीप के सैकड़ों वर्ग मील का नक्शा बनाया, जिस दौरान नाजी लोगों ने अंटार्कटिका में लगभग 300 वर्ग मील का एक ऐसा एरिया खोज निकाला जहाँ पर बर्फ नहीं थी। उसमें गर्म पानी के साथ हरे भरे पौधों का जीवन था। इस कारण नाजी जर्मन लोगों ने वहाँ पर अलग अलग बेस बनाने शुरू किए और धीरे धीरे बेस इतने बड़े हो गए कि मानो यहाँ पर कोई छोटा मोटा शहर हो।
दूसरी ओर 1939 में हिटलर ने दूसरा विश्व युद्ध शुरू किया, जिसमें धीरे धीरे दुनिया के बहुत सारे देश कूद पड़े और आखिर 1945 आते आते जर्मनी ने आत्मसमर्पण कर दिया, जिसके साथ ही जर्मनी में हिटलर और नाजियों का पतन हो गया। लेकिन 1945 के बाद अमेरिका को पता चला कि अंटार्कटिका में नाजी लोगों की एक टीम गई थी, जिन्होंने वहां पर एक छोटा मोटा शहर खड़ा कर दिया था। इस कारण अमेरिका की चिंता बढ़ने लगी कि आखिरकार ये नाजी लोग वहां अंटार्कटिका में कर क्या रहे थे, कहीं नाजी की सेना वहां अंटार्कटिका में अभी जिंदा तो नहीं है ना। इस कारण अमेरिका ने साल 1940 में तय किया कि अमेरिका की टीम अंटार्कटिका जाएगी और अमेरिका का यह अभियान भी गुप्त रखा गया था। इस अभियान को अमेरिका ने ऑपरेशन हाई जंप नाम दिया और एडमिरल बर्ड को इसका लीडर बनाया गया। तो दिसंबर 1940 में ऑपरेशन हाई जंप शुरू हुआ, जिसमें अमेरिका के 14 जहाज, 33 विमान और लगभग 4700 जितने सैनिक शामिल थे। इसमें कुछ टैंक और एक पनडुब्बी भी शामिल थे। तो अमेरिका जब इतनी बड़ी सैन्य सामग्री के साथ रवाना हुआ तो कुछ लोगों ने सवाल पूछे कि आखिर इतनी बड़ी सेना लेकर आप अंटार्कटिका क्यों जा रहे हो। तो अमेरिका ने कहा कि जब दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था तब कई अमेरिकी जहाज और विमान बर्फीले और ठंडे मौसम में ठीक से काम नहीं कर रहे थे। इस कारण हम अंटार्कटिका में जाकर सैन्य अभ्यास करना चाहते हैं, ताकि हमें पता तो चले कि हमारे जहाज और विमान ठंडे मौसम में काम क्यों नहीं कर रहे थे। ऐसे में 31 दिसंबर 1940 के दिन अमेरिकी सेना का एक काफिला आखिर अंटार्कटिका पहुंच गया। अब यह ऑपरेशन 7 से 8 महीनों तक चलने वाला था। तो बर्ड ने आकर अंटार्कटिका का एक बड़ा सा नक्शा तैयार किया, ताकि उस पर अमेरिका अपना दावा कर सके कि अब ये एरिया अमेरिका का हिस्सा है। इस ऑपरेशन के दौरान एक दिन बर्ड अपना हवाई जहाज लेकर अंटार्कटिका में घूम रहे थे, जिस दौरान लाइव रेडियो पर वे अमेरिकी जनता से बात कर रहे थे। लेकिन इस रेडियो प्रचारण के दौरान बर्ड लगभग 3 घंटे तक अपने रेडियो मोनोलॉग से कट गया। ना अमेरिकी जनता उसे सुन पा रही थी और ना ही अमेरिकी नौसेना बर्ड के कांटेक्ट में थी। अब यह कोई टेक्निकल एरर थी या कुछ और समस्या थी, इस बारे में कुछ पता नहीं चला कि आखिर उन 3 लापता घंटों में बर्ड के साथ क्या हुआ था। लेकिन इसके अगले ही दिन ये ऑपरेशन हाई जंप खत्म कर दिया गया और अमेरिका अपने साजो सामान और सेना के साथ वापस अमेरिका लौट आया। और वापस आकर अमेरिका ने कहा कि ऑपरेशन हाई जंप इतना अच्छा चला कि इसे मात्र 40 दिन में ही समाप्त कर दिया गया। और अमेरिका ने आकर कहा कि अब अलास्का से, जो कि अंटार्कटिका की तरह बर्फीला एरिया है अमेरिका का, और यह रूस के काफी नजदीक भी है, तो यहाँ से रूस पर हमला करना हमारे लिए अब आसान है, क्योंकि अंटार्कटिका में हमने काफी अभ्यास किया है। ऐसा अमेरिकी सरकार कह रही थी, लेकिन हकीकत कुछ और ही थी। जैसे अगर ये ऑपरेशन हाई जंप 7 से 8 महीनों तक चलने वाला था, तो अमेरिका ने इसे मात्र 40 दिन में क्यों खत्म कर दिया। और जब ये ऑपरेशन खत्म किया गया तब इसे बहुत जल्दी जल्दी खत्म किया और लगभग सभी सैनिकों को हड़बड़ी में निकाला गया। और जब लोगों ने सवाल पूछे तो अमेरिकी सरकार ने कहा कि ऐसा इसलिए था क्योंकि अंटार्कटिका में सर्दियों का मौसम जल्द आ गया। लेकिन जब अमेरिका वापस लौटा तब फरवरी महीना चल रहा था और अंटार्कटिका में फरवरी में सबसे ज्यादा गर्मी होती है। यानी अमेरिकी सरकार का बयान तथ्यों से मेल नहीं खा रहा था, क्योंकि ये लोग बर्फीले और ठंडे मौसम में अभ्यास करने गए थे, तो सर्दियों के मौसम में अभ्यास करना तो उनके लिए एकदम सही समय था। लेकिन सर्दियों के कारण अमेरिकी सेना वापस लौट आई, ऐसा उनकी सरकार कह रही थी। तो यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल जो पैदा होता है वो ये है कि क्या अंटार्कटिका में कुछ ऐसा हुआ था जिस कारण अमेरिकी सेना के इतने बड़े काफिलों को मजबूरन वापस लौटना पड़ा था। तो इसका जवाब आज भी विवादित है, क्योंकि ऑपरेशन हाई जंप के बाद काफी लंबा समय बीत गया था। लोग इस घटना को बिल्कुल भूल गए थे और 1957 में बर्ड की मौत भी हो गई थी। लेकिन बाद में बर्ड का जो बेटा था जूनियर बर्ड, उसे एक दिन अपने घर से एक डायरी मिली और जब जूनियर बर्ड ने इस डायरी को देखा तो वो डायरी उनके पिता की थी। इस डायरी में 1940 में अमेरिका ने जो ऑपरेशन हाई जंप किया था अंटार्कटिका में, उस बारे में बर्ड ने सारा घटनाक्रम लिखा था कि उस समय अंटार्कटिका में क्या क्या हुआ था। अब यहाँ पर कुछ ऐसा हुआ था कि आप उस पर विश्वास नहीं करेंगे, क्योंकि इस बारे में आपने कभी सुना ही नहीं होगा, पर इतिहास में जो बताया जाता है वो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। तो बर्ड ने लिखा था कि एक दिन मैं नई नई जगहों का पता लगाते हुए उत्तर दिशा की तरफ आगे बढ़ रहा था। मैंने कुछ पर्वतों और घाटियों को पार किया, जिसके बाद मुझे उम्मीद नहीं थी कि यहाँ पर बर्फ के सिवा कुछ और भी होगा। लेकिन जब एक पर्वतमाला को मैंने पार किया तो आगे सूर्य दिखाई देना बंद हो गया और मैं अभी भी हवाओं में काफी ऊपर था। बावजूद इसके सूर्य दिखाई देना बंद हो गया और कुछ अजीब प्रकार का प्रकाश दिखाई देने लगा, जो सूर्य प्रकाश जैसा तो बिल्कुल नहीं था। और जब थोड़ा और आगे गया तो नीचे मुझे हरे भरे जंगल दिखाई देने लगे। इस कारण मैंने अपने बेस से कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन रेडियो अचानक से काम करना बंद हो गया और विमान का नेविगेशन और जायरोस्कोप भी आगे पीछे घूम रहा था। मतलब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था ये सब क्या हो रहा है। दूसरी ओर अंटार्कटिका दुनिया की सबसे ठंडी और बर्फीली जगह है। ऐसे में यहाँ पर जंगलों का दिखना मुझे एक भ्रम जैसा लगा। ऊपर से यहाँ पर प्रकाश तो था, लेकिन ये सूर्य प्रकाश नहीं था। और जब मेरा नेविगेशन सिस्टम ठीक से काम नहीं कर रहा था तो नेविगेशन के लिए मैंने सूर्य को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन मुझे सूर्य कहीं दिखाई नहीं पड़ा। इस कारण मैंने अपने विमान को बाई तरफ मोड़ लिया, जहाँ आगे नीचे जमीन पर मुझे एक बड़ा जानवर दिखाई पड़ा। ऊपर से ऐसा लग रहा था कि यह कोई हाथी है, पर जब मैंने विमान को थोड़ा नीचे लेकर दूरबीन से देखा तो यह हाथी नहीं बल्कि एक मैमोथ था, जो एक विशालकाय जानवर जैसा दिख रहा था, जो मेरे लिए बिल्कुल अविश्वसनीय था। इस कारण मैंने दोबारा रेडियो से बेस कैंप में रिपोर्ट करने की कोशिश की, लेकिन रेडियो काम नहीं कर रहा था। उस समय मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं एक बड़े से होल के अंदर जा रहा हूँ। तो इस तरह से बर्ड एक ऐसी जगह पर पहुंच गए थे जिन पर विश्वास करना मुश्किल था। और जब बर्ड कह रहे थे कि मैं एक बड़े से होल में जा रहा हूँ, तो यहाँ पर एक कॉन्स्पिरेसी थियरी की बात करना भी जरूरी है। होलो अर्थ, आपने इस बारे में सुना ही होगा कि कई लोग ऐसा मानते हैं कि हमारी धरती पर कहीं पर तो एक बड़ा सा गड्ढा है। यह बस एक काल्पनिक ड्राइंग है उसकी। इसमें भी आप देख सकते हैं और अनुमान लगा सकते हैं कि कुछ इस तरह से वो गड्ढा है। तो इस होलो अर्थ थ्योरी को मानने वाले लोग ऐसा कहते हैं कि
इस गड्ढे में एक शहर है जहाँ पर एक एडवांस सभ्यता रहती है और इस शहर को अगाथा नाम भी दिया गया है। अब यह मान्यता कोई आजकल की नहीं है। साल 1690 के दशक में एक अंग्रेज खगोल शास्त्री एडमंड ने रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन को बताया था कि उन्हें लगता है कि धरती के अंदर भी कोई रहने लायक जगह है। और साल 1810 में कुछ लेखकों ने ऐसा दावा भी किया था कि उस गड्ढे में एक सभ्यता भी रहती है। अब कुछ लोग कहते हैं कि उस जगह पर एलियंस या नाजी जर्मन लोग या फिर इजराइल की प्राचीन खोई हुई जनजाति के लोग वहां पर रहते हैं। लेकिन दुनिया के लगभग ज्यादातर लोग ऐसी बातों को स्वीकार करने से मना करते हैं, क्योंकि सभी देशों की सरकार ऐसी मान्यताओं को खारिज कर देती है और हमें बताती है कि वहां पर ऐसा कुछ भी नहीं है। अब इस मैप को देखें। होल अर्थ थ्योरी को मानने वाले लोगों के अनुसार हमारी धरती कुछ ऐसी दिखाई देती है और एडमिरल बर्ड यहाँ से अंदर घुस गए थे जहाँ वो एडवांस सभ्यता रहती है वहाँ। अब हमें लगता है कि उन एडवांस लोगों तक जाने का सिर्फ एक ही रास्ता है जहाँ से एडमिरल बर्ड गए थे वो। लेकिन इस थ्योरी को मानने वाले लोग कहते हैं कि वे हमारी धरती पर यूएफओ लेकर बार बार आते रहते हैं और ऐसे बहुत सारे रास्ते हैं जिससे वे लोग हमारी धरती पर आसानी से पहुंच भी जाते हैं। जैसे ब्राजील में एक वाटरफॉल है, फिर डेरो की गुफाओं से, फिर गिजा के पिरामिड से। इटली में भी एक ऐसी जगह है, यहाँ पर वोल्केनो है, यहाँ से भी। मतलब बहुत सारे रास्ते हैं जहाँ से वे एडवांस सभ्यता के लोग हमारी धरती पर आते रहते हैं, ऐसा होल अर्थ थ्योरी मानने वाले लोग कहते हैं। खैर, तो बर्ड जब यहाँ से अंदर आए तो इन्होंने जंगल और विशालकाय जानवर देखे। इसके बाद बर्ड ने लिखा है कि जब मैं यहाँ से थोड़ा और आगे आया तो मुझे एक बड़ा सा शहर दिखाई दिया। उस समय मेरा विमान एकदम हल्का और अजीब तरह का बर्ताव कर रहा था और जब मैं शहर की तरफ और आगे बढ़ा तो अचानक से मेरे सामने यूएफओ जैसे डिस्क आकार के कुछ ऑब्जेक्ट उड़ते हुए आए, जिन पर नाजियों का सिंबल हेकेनक्रिस दिख रहा था। ऊपर से तभी मेरा रेडियो काम करने लगा, जिसमें आवाज आई जर्मन नॉर्डिक अंग्रेजी लहजे में कि हम आपके विमान को नीचे उतारने में मदद करेंगे, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अब उस समय मैं चाहकर भी भाग नहीं सकता था, क्योंकि मेरा विमान का इंजन काम करना बंद कर चुका था और ऐसा लग रहा था कि विमान का कंट्रोल किसी और के हाथों में है, जिन्होंने मुझे सुरक्षित नीचे भी उतार दिया। जिसमें बैठे बैठे मैं देख रहा था कि सामने से कुछ लोग मेरे विमान की ओर पैदल आ रहे थे, जो लंबे कद और सुनहरे बाल वाले थे। पर अच्छी बात यह थी कि उन लोगों के हाथों में कोई हथियार नहीं थे। जिसके बाद मुझे आवाज आई कि मैं अपना दरवाजा खोलूं। मैंने दरवाजा खोला और नीचे उतरकर मुझे एक ऐसे वाहन में बिठाया गया जिसमें कोई पहिया नहीं थे। जिसके बाद मुझे शहर की तरफ ले जाया गया, जिस शहर को देखकर मैं आश्चर्यचकित था। उस शहर इंद्रधनुषी रंगों से चमक रहा था और दिखने में क्रिस्टल यानी कांच से बना हो ऐसा लग रहा था। जिसके बाद मुझे एक बड़ी इमारत में ले जाया गया, जहाँ मेरी मुलाकात एक बड़ी उम्र के मास्टर से हुई, जिन्होंने मुझे कुर्सी पर बैठने का इशारा किया। वे मास्टर मुस्कुराते हुए कहते हैं कि हमने आपको यहाँ प्रवेश करने दिया क्योंकि आप नेक चरित्र के इंसान हैं और सतह पर यानी ऊपर की धरती पर आप अच्छी तरह से जाने जाते हैं और इस समय आप धरती की आंतरिक दुनिया अरियानी में हो। मास्टर ने आगे कहा कि हम आपके मिशन में कोई बाधा नहीं डालेंगे और आपको सुरक्षित सतह पर वापस भेज देंगे। तो अब आपको बताता हूँ कि आपको यहाँ पर क्यों आने दिया गया है। तो जब सतह पर रहने वाले इंसानों ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर पहला परमाणु बम विस्फोट किया, तब हमने हमारे यूएफओ को आपकी दुनिया में भेजा था ताकि यह पता लगाया जा सके कि आपकी जाति ने क्या क्या किया था। अभी तक हमने आपकी जाति के युद्धों और बर्बरताओं में कभी हस्तक्षेप नहीं किया था, लेकिन अब हम ऐसा करेंगे क्योंकि आपने एक ऐसी शक्ति यानी परमाणु शक्ति के साथ छेड़छाड़ करना सीख लिया है जो मनुष्य के लिए नहीं बनी है। हमारे लोगों ने आपकी दुनिया के लोगों को पहले ही संदेश दे दिया था कि ऐसा मत करें, लेकिन उन लोगों ने कोई ध्यान नहीं दिया। इस कारण आपको यहाँ गवाह बनाने के लिए चुना गया है कि हमारी आंतरिक दुनिया भी मौजूद है। आप देखिए, हमारी संस्कृति और विज्ञान आपकी दुनिया से कई हजार साल आगे है। जिसके बाद बर्ड ने बीच में कहा कि मास्टर, लेकिन इन सबका मुझसे क्या लेना देना है। तो मास्टर ने जवाब दिया कि तुम्हारी जाति अब उस बिंदु पर पहुंच गई है जहाँ से वापस लौटना संभव नहीं है, क्योंकि तुम्हारे बीच ऐसे लोग हैं जो अपनी शक्ति को त्यागने के बजाय तुम्हारी दुनिया को ही नष्ट कर देंगे। और 1945 में हमने हमारे यूएफओ भेजे थे आपके यहाँ आपकी जाति से संपर्क करने के लिए, लेकिन आपके लोगों ने हमें दुश्मन समझकर हम पर गोलीबारी कर दी। इसलिए अब मैं तुमसे कहता हूँ मेरे बेटे, तुम्हारी दुनिया में एक बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। तुम लोग एक अंधकारमय युग में चले जाओगे जहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं होगा। तुम्हारा विज्ञान भी तुम्हें बचा नहीं पाएगा इससे, और ये तब तक जारी रहेगा जब तक कि तुम्हारी धरती पर हर चीज खत्म ना हो जाए। और क्या तुम्हें लगता है कि मैंने जो कहा वो गलत है? तो बर्ड ने कहा कि ऐसा पहले भी हुआ था, अंधकार युग आया था और वो लगभग 500 से ज्यादा सालों तक चला था। तो सामने मास्टर ने कहा कि हाँ, तुम्हारी जाति के लिए अब जो अंधकार युग आएगा वो पृथ्वी को एक पर्दे की तरह ढक देगा, लेकिन मुझे विश्वास है कि तुम्हारी जाति के कुछ लोग इस तूफान से बच जाएंगे। और जब वो समय आएगा तो हम तुम्हारी संस्कृति और तुम्हारी जाति को पुनर्जीवित करने में मदद करने के लिए फिर से आगे आएंगे। और शायद तब तुम लोग युद्ध और उसके परिणामों की निरर्थकता को जान चुके होंगे, जिसके बाद तुम्हारी जाति नए सिरे से शुरुआत करेगी। तो तुम्हें इस संदेश के साथ वापस अपनी दुनिया में लौटना है। तो इस तरह से मास्टर के साथ मेरी मुलाकात खत्म हुई। मुझे ऐसा लग रहा था कि यह कोई सपना है, पर यह वास्तविकता थी। उस समय मुझे ऐसा एहसास हुआ कि हमारे ब्रह्मांड और पृथ्वी के बारे में हम जो कुछ भी जानते हैं वो सब गलत है। खैर, तो इसके बाद बर्ड को वापस उनका विमान में बिठाकर इन्हें वापस हमारी दुनिया की तरफ रवाना कर दिया गया बिना कोई नुकसान पहुंचाए। अब बर्ड के साथ जिनकी मुलाकात हुई, पता नहीं वो एलियन थे या कोई प्राचीन सभ्यता थी या वास्तव में वे आर्यन थे जिन्हें जर्मन नाजी लोग खोज रहे थे। जो भी हो, लेकिन उनका इरादा बर्ड को नुकसान पहुंचाने का नहीं था। वो बस बर्ड को अपना संदेश देना चाहते थे, क्योंकि हमारी दुनिया में बर्ड एक सम्मानित व्यक्ति था जिसकी राय हमारी दुनिया में मायने रखती थी। और हिरोशिमा और नागासाकी में हुए परमाणु विस्फोट शायद उनके लिए चिंता का विषय था। इस कारण उन लोगों ने अपने यूएफओ भी भेजे थे हमारी दुनिया में जांच करने के लिए।
और जानकर आपको हैरानी होगी कि परमाणु बम विस्फोटों के दौरान जापान में यूएफओ देखे गए थे और कई लोगों ने इसकी गवाही भी दी थी। खैर, तो इसके बाद बर्ड वापस अपने बेस में आ गया और बड़ी हड़बड़ी में अमेरिकी सेना अपने साजो सामान लेकर अमेरिका की तरफ रवाना होने लगी। जिस दौरान बर्ड का विमान अंटार्कटिका से सीधा यहाँ चिली में आया, जहाँ पर एक पत्रकार को बर्ड ने इंटरव्यू भी दिया और यहाँ से बर्ड अमेरिका पहुंच गया। असल में ऑपरेशन हाई जंप 7 से 8 महीनों तक चलने वाला था, लेकिन सिर्फ 40 दिन बाद ही इस अभियान को खत्म करके वापस बुला लिया गया। तो वापस आने के बाद अमेरिकी मिलिट्री अड्डा पेंटागन में एक मीटिंग हुई, जिसमें बर्ड को 6 घंटे 39 मिनट तक हिरासत में लिया गया। मेडिकल टीम द्वारा बर्ड की जांच हुई, मतलब बर्ड को कड़ी निगरानी में रखा गया। जिस दौरान बर्ड ने अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA को वो सब कुछ बताया जो उनके साथ अंटार्कटिका में हुआ था। जिसके बाद CIA ने बर्ड को आदेश दिया कि तुमने जो कुछ भी देखा या जो कुछ भी सुना है उस बारे में तुम्हें बिल्कुल चुप रहना है। इस कारण ऑपरेशन हाई जंप के बाद बर्ड बड़ी सावधानी से लोगों के साथ बात करते थे, लेकिन बर्ड ने इसे अपनी डायरी में लिख लिया था, जो डायरी बाद में उनके बेटे जूनियर बर्ड को मिली थी। इस कारण आज ऑपरेशन हाई जंप के बारे में लोगों को बस इतना ही पता है कि अमेरिकी सेना ठंडे मौसम में अभ्यास करने गई थी। बाकी जो कुछ बताया जाता है कि बर्ड के साथ जो हुआ था, वहाँ की आंतरिक दुनिया के बारे में बर्ड की जो डायरी मिली थी उसमें ऐसा ऐसा लिखा था, वो सब झूठ है। दुनिया की ज्यादातर सरकारों ने इसे बस एक मनगढ़ंत कहानी बताया है। इस कारण इस बारे में आपको कोई खास जानकारी नहीं मिलेगी, लेकिन कुछ सवाल ऐसे हैं जिसके जवाब आज दिन तक मिले नहीं है। जैसे चिली के जिस पत्रकार ने बर्ड का इंटरव्यू लिया था अमेरिका पहुंचने से पहले, उस पत्रकार का कोई अता पता नहीं है कि उसने न्यूज में कहीं दिखाया था या नहीं। फिर अमेरिका में उस समय नौसेना के एक बड़े अधिकारी थे, जेम्स फॉरेस्टल। इन्हें भी इस पूरी घटना के बारे में पता था और ये सारी जानकारी ये लोगों को बताना चाहते थे कि एलियन मौजूद है, लेकिन ये लोगों को बता पाते इससे पहले ही इन्हें पागल घोषित करके जबरदस्ती अस्पताल में भर्ती करा दिया गया और कुछ दिनों बाद इन्होंने खिड़की से कूदकर आत्महत्या कर ली, ऐसा अमेरिकी सरकार ने कहा था 1949 में। मतलब इन्होंने आत्महत्या की थी या किसी ने इनको मरवा दिया था, वो आज भी एक रहस्य है। यानी एक व्यक्ति जो ऑपरेशन हाई जंप के बारे में कुछ जानता था और इसके बारे में बात करने वाला था, वो अचानक सब मर चुका था और हमेशा की तरह यह मामला भी बंद करवा दिया गया। फिर ऑपरेशन हाई जंप के बाद अंटार्कटिक ट्रीटी साइन हुई, जिसमें अमेरिका सहित दुनिया के कई देशों ने स्वीकार किया कि अब से अंटार्कटिका में सरकार की परमिशन के बगैर कोई भी नहीं जाएगा। यानी अंटार्कटिका इसके बाद एक प्रतिबंधित महाद्वीप बन गया। इस कारण आज के दिन सरकार के द्वारा चुने गए कुछ वैज्ञानिक ही अंटार्कटिका में जा सकते हैं। बाकी आम लोगों के लिए कुछ कंपनियां हैं जो महंगे क्रूज चलाती है चिली से अंटार्कटिका के बीच, जिस दौरान आपको अंटार्कटिका के किनारों पर घुमाया जाता है, पेंगुइन दिखाए जाते हैं। बाकी आपको अंटार्कटिका के अंदर नहीं जाने दिया जाता, क्योंकि इन क्रूज कंपनियों को अपने अपने देश की खुफिया एजेंसियों के नियमों का पालन करना पड़ता है। जिसका मतलब है कि यहाँ पर आपको जो दिखाया जाता है वो एक कमजोर जानकारी है, क्योंकि सरकार का कहना है कि अंटार्कटिका के पर्यावरण की रक्षा करना बहुत जरूरी है। इस कारण से दुनिया का कोई भी व्यक्ति अंटार्कटिका नहीं जा सकता है। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब बर्ड के बेटे को वो डायरी मिली जिसमें बर्ड ने इस घटना के बारे में सब कुछ लिखा था, जिसके बाद जूनियर बर्ड ने इस डायरी को सार्वजनिक करने की कोशिश की, तो सरकार ने कहा कि यह डायरी नकली है, बर्ड ने ऐसा कुछ लिखा ही नहीं है। और इसके कुछ दिनों बाद बर्ड के बेटे की भी रहस्यमय तरीके से मौत हो गई। एक खाली गोदाम में जूनियर बर्ड की बॉडी मिली थी और सरकार ने कहा कि कुपोषण के कारण इसकी मौत हो गई है। अब एडमिरल बर्ड नौसेना के इतने बड़े अधिकारी थे, तो उनका बेटा कुपोषण से कैसे मर सकता है, यह भी एक बड़ा सवाल है। और आखिर में बस इतना ही कि नौसेना के अधिकारी जेम्स फॉरेस्टल की मौत, जूनियर बर्ड की मौत, चिली के पत्रकार और अंटार्कटिक ट्रीटी, जो कि सब कुछ ऑपरेशन हाई जंप के बाद हुआ था, तो क्या ये सारे के सारे एक संयोग थे? इस बारे में आपके विचार नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। तो यह सब कुछ था इस वीडियो में ऑपरेशन हाई जंप के बारे में। आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।